बिस्मिल्लाह। एक्रूअल्स एंड परी पेमेंट्स याद है भाई? कोई थोड़ी बहुत बात हमने की हुई है इसके बारे में। देखो भाई, आपकी सारी अकाउंटिंग जो है ना वो एक्रूअल्स की बेस पर ही होती है। ठीक है, तवज्जो रखनी है। आज नया टॉपिक है तो बेस बनेगी, इसलिए तवज्जो रखनी है। अकाउंटिंग की बेस है, हमने एक पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद है जी? हमने कहा था कि जी जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में हम वो सेल रिकॉर्ड करेंगे जो इस पीरियड के अंदर हुई है, रिगार्डलेस कि हमें उसके पैसे मिले या नहीं मिले। ऐसी बात है ना, हमने किसी को सामान बेचा 1,000 रुपये का और वो सामान के पैसे उसने नहीं दिए, तो क्या हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे जी। क्या एंट्री होगी? डेटर टू सेल्स, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर एक्रूअल बेसिस ना होती तो हम तो इसको रिकॉर्ड ही ना करते, हम कहते जब पैसे देगा फिर लिख लेंगे। लेकिन हमने सेल ऑफ गुड्स को विदाउट उसके रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह परचेजेस किए हमने, पैसे दिए या नहीं दिए। अगर हमने परचेजेस की और पैसे नहीं दिए तो क्या एंट्री होगी? परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। क्या एंट्री होगी भाई क्रेडिट परचेजेस की? क्रेडिट। अब ये एक्रूअल बेसिस, ठीक है, कि इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं रिगार्डलेस कि वो हमने पे किया है या नहीं किया। इसी तरह हमने जो लेटेस्ट टॉपिक पढ़ा डिप्रिसिएशन, वो भी असल में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमने कहा कि जी डिप्रिसिएशन, हम एसेट ख़रीदा, हमने सारा पे कर दिया, तो क्या पहले साल ही इनकम स्टेटमेंट में सारा एक्सपेंस कर देंगे? नहीं जी, हर साल थोड़ा थोड़ा उसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट करते हैं और उसका नाम हमने क्या रखा था? एसेट को डेप्रिसिएशन। एसेट को थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करते थे। बेसिकली हम ये कहते थे कि इस एसेट के अगेंस्ट इस साल में इतनी सेल जनरेट हुई है और इतनी एसेट की वैल्यू में कमी आई है, इस सेल के अगेंस्ट या इस ईयर के अगेंस्ट, इस टाइम पीरियड के अगेंस्ट जितनी कमी आई है बस सिर्फ उसको एक्सपेंस करें, बाकी को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते। ठीक होगी बात भाई? तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे ऑलरेडी चल रहे हैं। एक होती है कैश बेसिस, कैश बेसिस पर भी अकाउंटिंग होती है, लेकिन हम एक्रूअल बेसिस पर। कैश बेसिस पर ये होती है कि जब पैसे आएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक्रूअल पर करेंगे सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस की हमने बात की। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था डेप्रिसिएशन का, उसमें एक 3 इयर्स मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आया था, याद है भाई? एक एंट्री थी कि जी हमने एसेट ख़रीदा, साथ उसकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 सालों के लिए। अजरान बाजू खोल, ऐसे तो सो जाएगा और ज़्यादा सो जाएगा। 3 साल की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, पे पहले साल में कर दिए, तीनों साल का, तो क्या तीनों साल की हम एक्सपेंस में डाल देंगे? नहीं, मैंने आपको उस टाइम एक टाइम में पोर्शन करके दिखाया था कि जी सिर्फ इस साल एक्सपेंस डालेंगे, बाकी हम एडवांस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक्रूअल्स का, कि हम सेल के इनकम्स के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को लेकर जाते हैं। ये एक बेहतर पिक्चर देता है हमें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस की। ठीक है, एक बेहतर पिक्चर देता है। हमने देखें सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की थी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों माइनस की थी भाई? इसलिए माइनस की थी कि जो सेल हुई है, जितने यूनिट्स मेरे बिके हैं सिर्फ उन्हीं की कॉस्ट में सेल में से माइनस करता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल। जो यूनिट नहीं बिके वो क्या होते हैं? मेरे क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो मेरा एसेट बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जितनी सेल हुई है उसके अगेंस्ट जो खर्चा हुआ है बस वो मैं उसमें से माइनस करूँगा। ये मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? तो सारा अकाउंटिंग का नक्शा इस बेस पर क्यों चलता है? क्योंकि ये एक बेहतर पिक्चर देता है। अगर मैं 100 यूनिट मैंने ख़रीदे, 80 बिक गए, 80 की सेल है 80,000, 80 यूनिट्स की सेल अमाउंट जो है वो 80,000 है। 1,000 का मैंने एक यूनिट बेचा, 100 ख़रीदे थे, 80 बिक गए, कितने रह गए? 20 रह गए। अब लेट्स सपोज मैंने 500 का एक ख़रीदा था, बेचा 1,000 का, तो 100 की कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000। 50,000 के हो गए ना 100 यूनिट। अब क्या मुझे 80,000 की सेल में से 50,000 रुपीज़ माइनस कर देनी चाहिए? नहीं जी, मुझे सिर्फ 80 की कॉस्ट माइनस करनी चाहिए जितने मेरे सेल हुए हैं। बाकी जब सेल होंगे
तो उस वक्त मैं उसमें से सेल में से माइनस कर दूंगा। तो ये मुझे एक बेहतर पिक्चर देगा मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस की। बात समझ आ गई? और अगर मैंने ऐसा ना किया, अभी सेल हुई 80,000 की, उसमें से 50,000 की माइनस कर दी, अगले साल जो सेल होगी उसमें से क्या माइनस करूँगा? कुछ भी नहीं, मेरे पास होगी कुछ नहीं माइनस करने के लिए। तो फिर क्या होगा? मेरे प्रॉफिट उस टाइम पे ओवर स्टेट हो जाएंगे, पहले साल में अंडर स्टेट हो जाएंगे। बात समझ आ गई भाई? लिखे फिर डेफिनेशन। जी भाई, इनकम का लिखे। इनकम इज रिकॉर्डेड, ऊपर ये वाली हेडिंग दे, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है, नीचे लिखे इनकम्स। इनकम इज रिकॉर्डेड when goods are delivered. Income is recorded when goods are delivered or services rendered or services rendered regardless cash is received or not. Regardless cash is received or not, कि हमने कैश रिसीव किया है या नहीं। अगर हमने गुड्स रिसीव कर ली हैं या सर्विसेज यूज़ कर ली हैं, सॉरी मैंने सर्विसेज रेंडर्ड लिखवाया नहीं, सर्विसेज रिसीव्ड कर ले, सर्विसेज यूज्ड कर ले, रेंडर्ड की जगह यूज्ड कर ले। रेंडर होता है किसी को सर्विस देना, यूज्ड कर ले, सर्विसेज यूज्ड। अच्छा हाँ सॉरी, रेंडर्ड, हम सर्विसेज दे रहे हैं तो इनकम आ रही है, ठीक है जी, रेंडर्ड ही ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने किसी को गुड्स भेज दी, गुड्स डिलीवर हो गई, या हमने सर्विसेज दे दी, तो हम अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे रिगार्डलेस कि हमें पैसे आए हैं या नहीं आए। ऐसे ही होता है, हमने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज दी और उसने अभी तक आपको पे नहीं किया, आपने सर्विस कंप्लीट कर दी, उसने कहा मुझे ऑडिट कर दो, आपने ऑडिट कर दिया, 2 महीने लगाए ऑडिट कर दिया। अब सर्विस कंप्लीट जब कर ली तो हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं उसको, उसने अभी पे नहीं किया हमें, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यही एक्रूवल बेसिस है कि हम जो उसको जो चीज़ हमने कर दी है, सर्विस दे दी है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह गुड्स है, मैंने किसी को ये मार्कर बेचे, मार्कर उसको पहुंचा दिए, मार्कर डिलीवर हो गए, उसने कहा 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, 1 महीने के बाद पैसे देगा, कोई बात नहीं, मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक होगी बात। लिखें एक्सपेंसेस के लिए, इसके वाइस वर्सा, इफ गुड्स आर रिसीव्ड or services used then expense will be recorded regardless cash is paid or not। परवाही कोई नहीं है, कैश पे हो या ना हो, हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा जी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप पैसे पहले दे देते हैं और सर्विस बाद में यूज़ करते हैं, होता है जी ऐसे। फ़ोन का कार्ड हम कहते हैं ना ये हमारा प्री पेड कार्ड, प्री पेड का क्या मतलब होता है? पहले पे कर देते हैं, सर्विस बाद में यूज़ कर देते हैं, ऐसी बात है भाई। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल अक्सर जिम वगैरह में जाते हैं तो जिम वाले कहते हैं जी हम एडवांस पेमेंट लेंगे,
कॉलेज फी एडवांस होती है। अच्छा ठीक है, अच्छी एग्जांपल है जी। कॉलेज फीस जी एडवांस है, पे आपने कर दी, सर्विसेज साथ साथ ले रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए एडवांस है, कुछ के लिए जो है ना वो पेएबल, ठीक है। तो अगर आपने कॉलेज की फ़ीस एंटर होते ही डे 1 पे सारी की सारी फ़ीस पे कर दी अगले 6 महीने की, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्री पेड है। अच्छा, अब प्री पेड है तो अभी आपने इसके अगेंस्ट सर्विस लेनी है। उस दिन पर जब आपने ये पैसे पे किए थे, आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट आना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और एक बंदा है जो कहता है कि जी मैं फ़ीस एंड पे करूँगा, मेरे पास नहीं है अभी, सर्विसेज यूज़ करता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, ये पेएबल है, उसने अभी पे करना है, उसके लिए ये क्या है, पेएबल है। तो पेएबल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो अगर हम ये कहें कि एक हम बनाते हैं एक्सपेंस का अकाउंट, आप बनाते रहे ना पहले, एक्सपेंस की एंट्री हम ये करते होते थे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। अगर हमने कोई ख़र्चा है, लेट सपोज रेंट है आपका, बिल्डिंग का जो रेंट है, अगर एडवांस में पे कर दिया तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। रेंट आपका खर्चा तो है ना भाई, एक्सपेंस तो है ना, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, लिखने पे जोर मत दो, एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है। और अगर एडवांस में पे किया है तो एडवांस रेंट क्रेडिट हो जाएगा। भाई बताएं जी, एडवांस में पे किया क्या एंट्री होगी यार, वही एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक से पे किया ना या कैश से पे किया, क्रेडिट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एडवांस एक्सपेंस, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवांस एक्सपेंस, ये हमारा एसेट है, एडवांस में पे किया, करंट एसेट है। सर नेचर टू नेचर ये पता लगेगा कि करंट एसेट है कि नॉन करंट है। हाँ वो नेचर वाइज, ठीक है, वो लेकिन मोस्टली एक्सपेंस के लिए करंट ही होता है, आगे जो है ना यूटिलाइज हो जाता है जाकर। लेकिन वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। अगर बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म है, अगर लंबे अरसे तक फिर लॉन्ग टर्म है। ठीक होगी बात भाई। अच्छा जी, एक है कि आपने एक्सपेंस किया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। परचेजेस जो हम करते हैं उधार पे क्या एंट्री होती है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो एक्सपेंस में भी होगा। कोई भी आपने एक्सपेंस पे किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो करेंगे ना, ठीक है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिल आ गया, आपने पे नहीं किया, तो हमें तो ये पता है ना कि अगर 2022 का बिल है तो 2022 की एंट्री उसमें डलेगी, हमारी इनकम स्टेटमेंट में बिल जाएगा, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी भाई, तसल्ली से देखें तीनों बातों को। अगर हमने एक्सपेंस किया, ठीक है, और साथ ही पे भी कर दिया, तो एक्सपेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। अगर हमने एडवांस में पे कर दिया तो एक्सपेंस तो वो स्टिल है ना, तो एडवांस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक में तो कमी आई है ना, कैश तो कम हुआ है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हमने एक्सपेंस कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल, क्रेडिट। आपको अभी यही तो लिखवाया है कि जब एक्सपेंस हो जाए, रिगार्डलेस कि हमने पे किया है या नहीं, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बात समझ आ गई भाई? समझ आ गई कि आगे ना चलूँगा? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जी। क्लियर है भाई अहमद? अच्छा जी, ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है और ये जो एडवांस एक्सपेंस का अकाउंट है और ये जो एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट है, तीन ही चीज़ें आई हैं यहाँ पे, एक्सपेंस का अकाउंट, एडवांस एक्सपेंस का अकाउंट और एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट।
इन तीनों के लिए एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है, इन तीनों के लिए एक ही अकाउंट बनता है और उसको हम कहते हैं एक्सपेंस अकाउंट ही है, एक्सपेंस अकाउंट ही कहेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहीं पे बनाता हूँ एक छोटी सी चीज़। अभी साल कौन सा चल रहा है? 2022। ये है जी 2022। इससे पिछला कौन सा साल था और इसके बाद कौन सा आएगा? ऐसी बात है भाई, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं सही इस जगह पे, इस ईयर में। अब 2021 में 31 दिसंबर को हमने किसी को एडवांस पे किया हुआ था। तो 31 दिसंबर की डेट को जो एडवांस पे किया हुआ है वो क्या है? हमारा एसेट है। एसेट किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट पे? डेबिट साइड पे। तो इसका जो ओपनिंग प्रीपेड है वो इधर आ जाया करेगा। ऐसी बात है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को ये हमारे पास ओपनिंग प्रीपेड आ जाएगा, जो पिछले साल में हमने एडवांस पे किया हुआ होगा। और अगर इस 31 दिसंबर को हमने किसी के पैसे देने हैं, लायबिलिटी है हमारे ऊपर इस एक्सपेंस के अगेंस्ट, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंबरशिप, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, उसके अगेंस्ट अगर हमने कोई पैसे देने हैं किसी को तो वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब ब्रॉड फॉरवर्ड होती है तो किस साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड होती है? 1/1/22 को ओपनिंग पेएबल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगी। क्लियर होगी बात भाई? आहिस्ता आहिस्ता हौसला रखे, बहुत ही आसान है। सर जब हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो अभी वहाँ जाना ही नहीं, बहुत आगे की सोच रहा। जाते हैं, बैलेंस शीट पे भी जाएंगे। यहाँ तक बताएं, बात समझ आ गई? ओपनिंग आ गई हमारे पास। पिछले साल जो हमने प्रीपेड किया हुआ था वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे, जो पिछले साल नहीं किया था वो यहाँ पे ओपनिंग पेएबल में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर होगी बात। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2022। अब हम यहाँ पे आ गए। पहले हम यहाँ पे खड़े थे, 31 दिसंबर के बाद आ गई थी 1 जैन, उसको हमने ये दोनों अकाउंट ओपन कर लिए थे। अब इस साल के एंड में जो हमारा पेएबल होगा वो क्लोजिंग पेएबल होगा, होगा कि नहीं? और जो प्रीपेड होगा, उठ जाओ उठ जाओ, क्या कहा है मैंने आखिर में? बताओ जी, नहीं याद? ओपनिंग प्रीपेड यहाँ पे आया है, सारी एंट्रीज होंगी तो क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। ठीक है जी। तो 31/12/22 को क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग पेएबल यहाँ पे आ जाएगा। ये अगले साल यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओपनिंग पेएबल, जैसे ये है 2023 में, और ये क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पे ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा, बिल्कुल जैसे ये बना। सर ये बैलेंसिंग फिगर ही होगी? नहीं, ठीक है, बताता हूँ। सिंपली कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना। ओपनिंग यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये हमारा प्रीपेड था, क्लोजिंग इसका यहाँ पे आ जाएगा। ये ओपनिंग पेएबल आया, ये इसका क्लोजिंग पेएबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सुने जी, सुने। अब नेक्स्ट ये है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो एक्सपेंस किया, जो कैश पे किया,
क्या एंट्री है उसकी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कैश के अगेंस्ट या बैंक के अगेंस्ट कैश डेबिट हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। जो अब करेंगे बैलेंसिंग फिगर, अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो यहाँ पे निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, और ये फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। So इसका तो प्रीपेड और पेड एक तो बोलेगा। अभी एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी बात। सर पता कैसे लगेगा फिर सर हमें क्या? क्लोजिंग प्रीपेड का और क्लोजिंग पेबल? अभी मैं आपको सिर्फ परफॉर्मा बना रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्वेश्चन लेकर आए हूँ साथ, आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ फॉर्मेट को समझे, क्वेश्चन करते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हमारी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखें ओपनिंग प्रीपेड की। ओपनिंग प्रीपेड लिखें और आगे ब्रैकेट में लिखें 2022। हम 2022 की बात कर रहे हैं ना। ये एक्सपेंस का अकाउंट हम किस साल में बना रहे हैं? 2022 में। ठीक है, अब इसमें जो प्रीपेड बैलेंस आया है हमारे पास, ओपनिंग प्रीपेड कहाँ पे आया भाई? डेबिट साइड में टी अकाउंट के टॉप पे आया ओपनिंग प्रीपेड। ये कौन सा प्रीपेड था? ये वो प्रीपेड था। लिखिए, अब लिखिए, हेडिंग बनाए ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड की हेडिंग बनाए। देखें जी, कैश वॉज पेड, कैश वॉज पेड in 2021। ऐसी है ना भाई, हम 2022 में खड़े हैं, तो जो पैसे हमने 2021 में पे कर दिए थे वही हमारे ओपनिंग में आएंगे। एंड सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2022। ऐसी बात है भाई। कैश हमने कब पे किया था? 2021 में पे कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर ओपनिंग प्रीपेड में आया है। तो कैश वॉज पेड इन 2021 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2022। इस तरह की जो फिगर होगी वो क्या होगी? हमारी ओपनिंग प्रीपेड। अब क्लोजिंग प्रीपेड की बात करें, कैश वॉज पेड इन 2022। देखिए, इस पॉइंट पर हमारे पास प्रीपेड क्या चीज़ होगी? जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, अभी यूज़ नहीं की। देखें भाई, सारे देखें प्लीज़। जो चीज़ हमने इस साल में पे कर दी है, अभी सर्विस यूज़ नहीं की, 31 दिसंबर 2022 को, वही तो हमारा एडवांस होगा, जिसके हमने पैसे दे दिए और अभी यूज़ नहीं की। तो कैश वॉज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2023। ये हमारा होगा क्लोजिंग प्रीपेड। लिखें, ओपनिंग प्रीपेड नहीं होगा, वो ओपनिंग प्रीपेड होगा 2023 का। हम अभी 2022 की बात कर रहे हैं। वो देखें, ये क्या लिखा हुआ? हम इस प्रीपेड की बात कर रहे हैं। ये प्रीपेड कहाँ से आया? ये वो प्रीपेड है जो हमने पे 2022 में किया है, लेकिन अभी तक सर्विस यूज़ नहीं की, 2023 में यूज़ होगी। हम अभी 2022 के रेफरेंस से बात कर रहे हैं भाई, 2022 में खड़े होकर बात कर रहे हैं। 2022 के एक्सपेंस अकाउंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ओपनिंग प्रीपेड क्या है, क्लोजिंग प्रीपेड क्या है। बात समझ आई भाई? सुने जी, अफान
2022 के एक्सपेंस के अकाउंट में ओपनिंग प्रीपेड वो होगा जो पिछले साल पे कर दिया था, यूज़ अब करना है। ओपनिंग प्रीपेड पे इस साल में किया था, इस पॉइंट तक आकर हमने उसको यूज़ नहीं किया, इस साल में यूज़ करना है, तो इस साल के एक्सपेंस अकाउंट में वो ओपनिंग प्रीपेड हो जाएगा। और इस साल में जो पे किया यहाँ तक अभी तक उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो ये 2022 का क्या बन जाएगा? क्लोजिंग प्रीपेड। अब बात समझ आइए भाई? नहीं कुछ सर ये क्लोजिंग प्रीपेड आप कह रहे हैं 2022 में पे किया है, लेकिन अभी यूज़ नहीं की सारी सर्विसेज, तो अगले साल यूज़ करेंगे, तो पे तो किया ही नहीं किया पे। ये मैंने एंट्री की है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। जब ये एडवांस अब आप मेरी बात सुने, आज 31 दिसंबर 2022 है, आज 31 दिसंबर 2022 है। मैंने किसी बंदे को अगले 6 महीने के पैसे एडवांस दे दिए, तो 31 दिसंबर को वो क्या होगा? क्लोजिंग प्रीपेड होगा ना। आज पैसे दे दिए हैं, सर्विस अभी यूज़ नहीं की, प्रीपेड। अब बात क्लियर होगी? ठीक है जी। हम जिस साल की बात कर रहे होंगे, अगर पैसे उससे पहले पे किए हैं और यूज़ अभी नहीं किए, तो वो हमारा ओपनिंग प्रीपेड होगा। इस साल में जो पैसे पे किए और अभी सर्विस यूज़ नहीं की, वो क्या होगा? क्लोजिंग। इससे वहाँ क्लियरली मेंशन होना चाहिए ना कि ये एडवांस में पे किया है। किधर मेंशन होना चाहिए? इधर इधर आपको 10,000 रुपया आपने पे कर दिया, एंट्री क्या होगी? तो यही तो किया मैंने। आपको लिखने की ज़रूरत, आपसे किसी ने पूछा है कि कितने पैसे एडवांस किए हैं, कितने इसमें से इस साल यूज़ करने, कितने नहीं करने हैं? मिसाल के तौर पर हमारा एक बिज़नेस है और हमने ना बिज़नेस में एक मशीन लगाई, एक प्लांट लगाया हुआ, ठीक है ना। अब उस प्लांट पे एक इंजीनियर है जो कहता है कि जी मैं हर महीने आऊँगा, जब भी आप मुझे कॉल किया करेंगे, मैं हर कॉल पे आके आपसे 2,000 रुपये चार्ज करूँगा। जब भी आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आऊँगा प्लांट चेक करने के लिए, मैं आपसे 2,000 रुपीज़ चार्ज करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें, मुझे 5 विजिट्स के पैसे एडवांस में दे दें, 5 विजिट्स के पैसे मुझे एडवांस में दे दें। क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। आपने कर दिया, पे कर दिया, पूरा साल उसको बुलाया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी बुलाने की। अब 31 दिसंबर को जो पे किया हुआ है वो क्या होगा? अभी सर्विस यूज़ ही नहीं की, वो हमारे पास 10,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे होंगे, अगले साल ओपनिंग प्रीपेड में आएंगे, जब भी भाई को फ़ोन करेंगे, भाई आएगा, एंट्री कर देंगे कि जी एक दफ़ा हमने यूज़ कर ली सर्विस। ठीक है, बात क्लियर होगी? आगे सुने। सर लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि एडवांस है या पे कर दिया? बेटे प्रीपेड में कर लिए, ये कैसे पता? वो कोई बुर्का पहन के थोड़ा ही आएगा, नज़र आएगा आते हुए हैं। हम एंट्री डालेंगे कि इसने विजिट किया आके, ठीक है। सुने सर अगर साथ एडवांस लिखें तो साथ एडवांस लिखें तो ज़्यादा लिख दें एडवांस, ठीक है। आगे सुने, ओपनिंग पेएबल। जी भाई, अब आप लोग मुझे बताएं कि ओपनिंग पेएबल, इसके पैसे पे कर दिए? करने हैं अभी। सर्विस यूज़ कर लिए? कर लिया, इसीलिए तो पेएबल है। कब यूज़ की है? 2021 में। यही इसकी डेफिनेशन में लिखे, ओपनिंग पेएबल की डेफिनेशन बनाए। Yes. If services are used in 2021 and cash is paid in 2022, that will be opening payable. सबको समझ आइए भाई? जी भाई। 2021 में इंजीनियर साहब हमारे पास आए थे, 10 के बजाय 11 विजिट कर गए, 11वें के पैसे नहीं दिए, पेएबल है।
इस 31 दिसंबर को पेएबल होगा, अगले दिन सुबह आएंगे तो ओपनिंग पेएबल बन जाएगा। अभी पे करना है, ठीक है जी। क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग पेएबल। क्लोजिंग पेएबल जी भाई, इस तारीख को क्लोजिंग पेएबल क्या होगा भाई? 31 को क्लोजिंग पेएबल सर्विसेज यूज्ड इन 2022 सर्विसेज यूज्ड इन 2022 पेड इन 2023। क्लोजिंग पेएबल क्लोजिंग पेएबल 2022 का क्लोजिंग पेएबल 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर को जो हमने लोगों के पैसे देने हैं, सर्विस यूज़ कर चुके हैं, वो क्या होगा हमारा? क्लोजिंग पेएबल। क्लोजिंग पेएबल मुझे क्लोजिंग दोनों की समझनी है, ना प्रीपेड की ना पेएबल। ठीक है जी, अभी आपको समझाते हैं बाजी। ये है जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर आप कैसे बोलने से आ रही है? ये है हमारा साल 2022। ठीक है भाई। अच्छा जी, महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई का। ये जुलाई का महीना है जिसमें भी हम काम कर रहे हैं। थोड़े से रंग बिरंगे कलम उठा लें, शायद आपको समझ आ जाए। है जी, जुलाई के महीने में हम खड़े हैं, ठीक है। फर्स्ट जुलाई को 1 2 3 4 5 6 आप रेंट पे करते हैं 1000 पर मंथ। आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई गाड़ी किसी से 1000 पर मंथ उसका रेंट पे करते हैं, ठीक है। आपने पे किया उस बंदे को 1 जुलाई को 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से गिनना शुरू करें। कितने मंथ है? जुलाई का महीना 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 मंथ्स गुजारे। 31 दिसंबर को जो 2 महीने का रेंट आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, ये क्या है? प्रीपेड है या पेएबल है? प्रीपेड है। तो ये यहाँ पर आकर आपका क्लोजिंग प्रीपेड बन जाएगा। ठीक है, और 1 जनवरी 2023 को यही क्लोजिंग ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा अगले साल का। अब समझ आ गई कि अब भी कुछ कसर बाकी है? इसी तरह से आपने उसको 1000 पर मंथ पे करना था, आपने उसको कितना पे किया जी? 8000 पे कर दिया, 7000 पे कर दिया, चले 7000 पे कर दिया 1 जुलाई को। तो जुलाई का पे कर दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पे किया। 1000 पर मंथ है, 7000 टोटल पे किए। 1 2 3 4 5 6 और कम कर दें, 4 कर दें। 1 2 3 4,
यहाँ तक का पे कर दिया, नवंबर दिसंबर का नहीं किया, गाड़ी पास रखी हुई है, यूज़ कर रहे हैं। तो इन 2 महीनों का जो रेंट है वो 31 दिसंबर पे पेएबल होगा। ये अगले साल ओपनिंग पेएबल बन जाएगा। सर्विस यूज्ड इन 2022 बट विल बी पेड इन 2023 क्लोजिंग पेएबल। क्लियर हो गई बात? इसी साल को अगर हम तीसरी इस साइड पर लेकर जाएंगे तो जो यहाँ पर क्लोजिंग प्रीपेड होगा वो इस साल में आकर ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा। और इसी तरह जो यहाँ पर क्लोजिंग पेएबल होगा वो इस साल में आकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग पेएबल बन जाएगा। अब बातें क्लियर हुई हैं भाई? बताओ भाई। यार आज सारे सो क्यों रहे हैं इतना? क्या वजह? कोई ख़ास वजह? संडे गुजार के आए यार, क्या हो गया? हाँ अब मैं आपको 2-4 बातें लिखवाऊंगा, इन्हीं स्टेप्स को लिखवाऊंगा, उससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? साइड्स क्यों चेंज हुई हैं? देखिए ना, कोई भी लेजर होता है, लेट्स सपोज एसेट का अकाउंट है, अभी हमने ताज़ी डिप्रिसिएशन पढ़ी है। एसेट्स का ख़रीदना डेबिट होता है, फिर से एक एसेट ख़रीदा, फिर से डेबिट हुआ, क्लोजिंग क्या निकलेगा? 300। जब ये अगले साल ब्रॉड डाउन होगा तो साइड तो चेंज होगी ना। फिर इसमें आपने 200 को और ख़रीदा, फिर यहाँ पे कैरेट डाउन हो गया 500, फिर अगले साल इसको ओपन करेंगे, साइड चेंज होएगी ना। ठीक है? तो हमारे एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो भी इसी तरह हर साल ओपन करेंगे। तो इस पे मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो ये था कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर ये इस साइड पे लिख रहे हैं तो असल में ये डेबिट बैलेंस है, लिखी क्रेडिट साइड पे जा रही है, अगले साल ब्रॉड डाउन होगी डेबिट साइड पे। ठीक है? चलें जी, लिखें स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। एक्रूअल्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे करना है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। स्टेप नंबर 1, एक पेन, बेटे मार्कर ना यूज़ करो, एक बॉल पॉइंट यूज़ करो, ख़त्म कर दो, गंदे काम करो नोटबुक के ऊपर। बिल्कुल एक सिंगल पेन के साथ, बिल्कुल खुश्क तबीयत, अकाउंटेंट बिल्कुल कोई उसकी ज़िंदगी में रंग रोगन कुछ भी नहीं है, जले हुए लोग। ठीक? स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चंस। स्टेप 1, वी विल राइट ओपनिंग बैलेंसेस। वी विल राइट ओपनिंग balances. Step 1 is we will write opening balances. जी भाई, हमने सबसे पहले क्या लिखने हैं? ओपनिंग बैलेंसेस, ये वाले, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, सबसे पहले ये लिखना है। ठीक है भाई बात? इसके आगे ब्रैकेट में लिखें इफ एनी। इफ एनी, ठीक है? अगर कोई पेएबल या प्रीपेड होगा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, जीरो आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। बिजनेस ही शुरू इस साल में, वो 2022 में पहली ट्रांजैक्शन ही 1 जून को हुई है, तो ओपनिंग होगा कुछ भी नहीं होगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे इफ देयर आर एनी। नंबर 2 लिखें। स्टेप नंबर 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। अच्छा जी, कैश के साथ लिखें नीचे, इसी के साथ नीचे
स्टेप नंबर 2 के साथ। स्टेप नंबर 2 है वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश रिकॉर्ड करते हुए, उर्दू में लिखें, कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना, कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना, ये नहीं देखना कि ये किस पीरियड के लिए है, कि ये किस पीरियड के लिए है, या इसी का दूसरा नाम लिख लें, कितने अरसे के लिए है। हमने ये नहीं देखना, कैश रिकॉर्ड करते हुए हमने ये नहीं देखना कि ये किस पीरियड के लिए है या किस अरसे के लिए है। बस अगर हमारे पीरियड में है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल पीरियड में है, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये हमारे पीरियड में है तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10,000 पर मंथ उसने 1 जुलाई को पे किया। हमने नहीं देखना कि ये हमारे साल 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है तो 8 महीने का रिकॉर्ड करें, 2 महीने का रिकॉर्ड करें, 12 महीने। बस उसने पे किया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमने ये नहीं देखना कि ये पेमेंट तो 8 महीने की नहीं 2 महीने आगे जा रही है, अगले साल में जा रही है, जाती रह जाती है। तो हम अपने पेमेंट में पीरियड में जो कैश पे किया उस पूरी की पूरी अमाउंट को रिकॉर्ड कर लें। ये स्टेप समझ आए? सिंपल बात है। आपको पता चला कि हम इधर 10,000 की का 50,000 भी लिखो ना, 1,000 रुपये रेंट है, अगले 3 साल का भी पे कर रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर ये 2022 में हमने पे किया, हम 2022 में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश, खत्म हो गई बात। ठीक है, वो कैश की एंट्री, इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, ये वाली एंट्री। ठीक है, तो हम नहीं देखेंगे किस पीरियड की है किसकी नहीं, हमारे पीरियड में पे हुई है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट लिखिए जी, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब कैश की एंट्री हमने कर दी, अब हम क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हुए हम क्या करेंगे कि हम जो आखिरी पेमेंट की है ना एक्सपेंस की, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है। ठीक है, हमने एक पेमेंट की कैश एंड बैंक की, फिर से एक पेमेंट की कैश या बैंक से, फिर से एक पेमेंट की। बिजली का बिल तो चलता ही रहता है ना भाई, चलता ही रहता है आगे। ठीक है, हम तो रिकॉर्ड करते जाएंगे, हम पे कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी ट्रांजैक्शन होगी ना, जो हमने पे की है, हम इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन को पकड़ लेंगे, और लास्ट ट्रांजैक्शन को फिर हम देखेंगे कि ये कितने अरसे की है। अगर हमारे ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज ये 10,000 थी, जैसे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, 10,000 थी। अब हम ये देखेंगे कि ये 10,000 कितने अरसे की है। 1,000 पर मंथ हमने एज्यूम किया था। 1 2 3 4 5 6 महीने की हमने, इधर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ये हमारा ईयर एंड है। ठीक है जी, तो पेमेंट हमने 10,000 की, जबकि 6 महीने की कितनी बनती थी, 6,000। तो इस पॉइंट पर आकर हम जो है कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि 6 महीने की 6,000 है, तो एडवांस में कितनी पे की हुई है, 4,000। तो 4,000 हमारा क्लोजिंग प्रीपेड आ जाएगा, 4,000 हमारा क्लोजिंग प्रीपेड आ जाएगा। और अगर हमने ये वाली पेमेंट की हुई है 1 जुलाई को, यहाँ पे लेट्स सपोज 4,000 था, अब हम 31 दिसंबर पे पहुँचेंगे
और कैलकुलेट करेंगे कि जी यकम दिसंबर को हमने 4,000 पेमेंट की थी, 1 2 3 4, 4 महीने की, 2 महीने की नहीं की, तो ये 2 महीने का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग पेएबल आ जाएगा। ठीक है भाई, लिखें अब इसको, रिकॉर्ड करें कि आखिरी पेमेंट को चेक करेंगे, आखिरी पेमेंट को चेक करेंगे और उसकी रेंज देखेंगे, उसकी रेंज देखेंगे। रेंज देखने का क्या मतलब हुआ भाई, देखेंगे कि ये कितने अरसे तक की पेमेंट है। ठीक है, कितने अरसे तक की पेमेंट है। अगर उसकी रेंज, अगर उसकी रेंज, अगर उसकी रेंज ईयर एंड या साल ख़त्म होने से पहले, ईयर एंड का क्या मतलब है भाई, ठीक है, ईयर एंड का मतलब है जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है, हो रहा है, वो 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 23 जून भी हो सकता है, वो 31 मार्च भी, कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर उसकी रेंज ईयर एंड से पहले ख़त्म हो रही है, ईयर एंड से पहले ख़त्म हो रही है भाई, अगर पेमेंट की रेंज ईयर एंड से पहले ख़त्म हो रही है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्लोजिंग पेएबल। क्या बनेगा भाई, और अगर उसकी रेंज ईयर एंड से आगे आ रही है तो फिर क्या बनेगा, क्लोजिंग प्रीपेड बन जाएगा। लिखिए इसको, लिखिए, फिर दोबारा से बताता हूँ। अगर हमारी पेमेंट की रेंज ईयर एंड से पहले ख़त्म हो रही है तो क्लोजिंग पेएबल बन जाएगा, और अगर उसकी रेंज हमारे ईयर एंड के बाद जा रही है तो क्लोजिंग प्रीपेड बन जाएगा। प्रीपेड बन जाएगा। देखिए भाई ख़वातीनो हज़रात, लिख लीजिए और देख लीजिए। पहले अगर साल खत्म होने से पहले हो रही है प्रीपेड हो जाएगा, सॉरी, अगर पहले ख़त्म हो रही है तो पेएबल हो जाएगा, अगर बाद में जा रही है तो प्रीपेड हो जाएगा। अब देखिए, इसकी बनाता हूँ मैं, ये 10,000 वाले की, ये 10,000 10 मंथ्स की पेमेंट है। यस सर। ठीक है जी, ये देखिए, ये कम जुलाई को पे की भाई, यहाँ पे इस जगह पे खड़े हो गए 10 महीने की, तो ये देखिए भाई, देखना भाई, 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए यहाँ पे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे भी ये जा रही है 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है जी, इस जगह पर हमारा ईयर एंड है, इस जगह पर पेमेंट हमने यहाँ पे की है, ये हमारी आखिरी पेमेंट है, तो हम इसको देखेंगे कि इसकी रेंज हमारे ईयर एंड से आगे जा रही है। तो ईयर एंड से रेंज जब आगे जा रही है तो ये क्या है भाई, हमारी क्लोजिंग प्रीपेड है। और अगर इस केस में ये देखें, इसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 महीने तक जा रही है, इधर तक जा रही है, यस सर। यहाँ तक 1 2 3 और 4, ईयर एंड हमारा यहाँ पे है, तो ये जगह बीच में ब्लैंक रह गई ना भाई, यस सर। तो इस पेमेंट की रेंज ईयर एंड से पहले ख़त्म हो रही है, ये हमारा क्लोजिंग पेएबल है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम तो पे कर दिया, सभी सारी अमाउंट पे कर दिया, 4,000 पे किया, 4,000 पे किया, महीने 6 हैं ईयर एंड से पहले, तो 4 महीने की पेगी ना, 2 की रहेगी, तो 2 की यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोजिंग पेएबल। ठीक है भाई, तो स्टेप 1 क्या था, ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। स्टेप 2 क्या था, कैश रिकॉर्ड करना है रिगार्डलेस कि किस पीरियड का है। स्टेप 3 क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। स्टेप 4 ये है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 4 लिखिए, कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर, कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर, calculate balancing figure, and this balancing figure will go to profit and loss account, will go to profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम क्या है भाई, इनकम स्टेटमेंट। और क्या नाम है इसका,
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक और नाम भी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शाबाश शाबाश। बस जी सवाल कंप्लीट हो गया, बस बैलेंसिंग फिगर निकल आई, कहानी खत्म होगी। जो जनरल एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे, वो दूसरे लेजर। ये हम एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, बता चलें रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, आ जाए। अब हम असली वाला एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे बना लें, इसको लिखा रहने दो यार। देखिए भाई, मैं रेंट का अकाउंट बना रहा हूं भाई, एक रेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब तवज्जो से देखिएगा सर, रेंट अकाउंट बना रहा हूं, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और मेरा एनुअल रेंट जो है वो है 2400, ठीक है। और मैं पे करता हूं सेमी एनुअली इन एडवांस, एडवांस रेंट पे करता हूं। आप लोग हॉस्टल में जाते हो, जब हॉस्टल में जाते हो तो एडवांस रेंट लेते हैं ना वो, तो मैं 6 महीने का एडवांस पे कर देता हूँ। कोई तकलीफ है आपको? मेरा रेंट मेरी मर्जी, जैसे मर्जी पे करूँगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले स्टेप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? ओपनिंग बैलेंसेस, फर्स्ट 22 को ओपनिंग प्रीपेड क्या आएगा हमारे पास? कुछ भी नहीं है जी, 0 है। फर्स्ट 22 को ओपनिंग पेबल क्या आएगा भाई? 6 मंथ्स का नहीं आएगा भाई, 1 अप्रैल को ली है, 1 अप्रैल को रेंट पे ली है, तो 1 जनवरी को मुझे ख्वाब आनी थी कि मैं ले लूँगा रेंट, हैं? नहीं आएगा। अच्छा जी, 6 मंथ्स का रेंट हम एडवांस में पे करते हैं, तो पहला रेंट कब पे करेंगे? 1 अप्रैल को पे करेंगे। 1 अप्रैल को ही हमने रेंट पे ली है, 1 अप्रैल 22 को पहला रेंट हमने कैश पे कर दिया। क्या अमाउंट पे करेंगे? 1200 नहीं 14,400 सर, 1200 14,400 कैसे कैलकुलेट किया? एडवांस में पे कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में मल्टीप्लाई करें। 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 400 एनुअली, ये तो 14 महीने अप्रैल नहीं सर 12। वो अपने तुक्के मार रहा है कि किसी से नहीं लगे, शायद मेरा लग जाए। अच्छा ये एनुअल रेंट है 2400। ये बेटे ये लिखा हुआ है एनुअल रेंट। मेरे बच्ची क्या हो गया तुझे? हमने का मंथली है इतना थोड़ा। ये बेटे 2400 है, मैंने आगे इसको ₹1000 में लिखा हुआ है। ये 24 लाख है असल में, ठीक है, तो मैंने इसको ₹1000 में लिख दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, कह रही कम है समय, इस तरह का मैंने दुकान है, ये चीज़ मुझे सस्ती दे रहा है, ख़राब होनी है लाजमी। यार बस मैं शुरू से ऐसे ही था ना, कभी गुरूर नहीं किया। 2000 माना बनते हैं, इसमें कौन सी गाड़ी? ठीक है, नहीं वो 24 लाख के हिसाब से कह रहे हैं। अच्छा लाहौर में ऐसे हॉस्टल्स हैं, अगर आप रहना चाहें तो 24 लाख वाले भी हैं। अच्छा जी, लाहौर शहर की यही तो खूबसूरती है, आप चाहें तो 60 रुपये पे नाश्ता कर लें,
आप चाहें तो 6,000 रुपये में नाश्ता कर लो। लाहौर शहर यही तो खूबसूरती है। समझ आ गई बच्चे? भाई 2400, हाँ जी दाता साहब जिंदाबाद, बेशुमार दरबार है लाहौर शहर में। 2400, हाँ ऐसे नहीं, 2400 साल का रेंट है, तो 6 महीने का कितना हो गया? डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई 12 करेंगे, पर मंथ निकल आएगा, इंटू 6 कर दें, दोनों तरह से 1200। तो यहाँ पे हम पे करेंगे 1200, ये 6 महीने का रेंट है, ठीक है। तो अप्रैल, यकम अप्रैल को पे किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का पे कर दिया। यकम अक्टूबर को दोबारा पे करेंगे, ये रेंट हमारा 31 दिसंबर है, तो यकम अक्टूबर कौन सा महीना होता है? 10वां। 22 को हमने कैश पे किया। भाई 12 से लिखूं या सिर्फ 3 महीने का रिकॉर्ड करूं? क्यों 12 से लिखूं? पैसे तो दे दिए, ये जवाब है इसका। कैश रिकॉर्ड करना है, ये नहीं देखना कि किस पीरियड का है। उसूल लिखवाया भी आपको, पे कर दिया, रिकॉर्ड कर दें, बात खत्म होगी। क्लियर होगी बात भाई? पहला स्टेप था ओपनिंग बैलेंसेस लिखना, दूसरा स्टेप था कैश रिकॉर्ड करना। यकम अप्रैल को पहले 6 महीने का दिया, यकम 10 को अगले 6 महीने का दे दिया। बताओ भाई, कोई मुश्किल बात है इसमें? आगे करूं? क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करूं? तीसरे नंबर पे यही स्टेप लिखवाया था। देखें, क्लोजिंग बैलेंसेस 31/12/22, 31/12/22। क्लोजिंग पेएबल कुछ भी नहीं है जी, जीरो, कुछ भी नहीं। पेएबल की ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं की। क्लोजिंग प्रीपेड, जी भाई मैंने क्या तरीका बताया क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का, पढ़ें, अभी लिखवाया आपको। आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे, उसको देखेंगे कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज कितनी है। यहाँ पे एक और लाइन बना लें, मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना फिर पूछूंगा कितने आ रहे हैं, अभी तो 600 ही आना था। एक हमने पेमेंट की 1 अप्रैल को, एक हमने की पेमेंट यकम अक्टूबर को, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है भाई जी। तो भाई जी ये जो आखिरी हमने पेमेंट की है यहाँ पे 1200 की, ये कितने मंथ्स की है? 6 माह की। 6 माह की हमें कैसे पता चला 6 माह की है? क्योंकि हम सेमी एनुअली पे करते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स इन एडवांस पे करते हैं, सेमी एनुअली इन एडवांस पे करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमने एडवांस पे किया हुआ 6 महीने का, ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 महीने का रेंट है, इसमें से 3 महीने का रेंट तो इस साल के अंदर आ रहा है और 3 महीने का इसकी रेंज से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कितना रेंट इसकी रेंज से बाहर जा रहा है? 1200 डिवाइडेड बाय 6, 6 महीने का रेंट है ना, तो 1 महीने का निकल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने महीनों से? 3 से, कितना बन गया? 600। ये मेरा क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। ठीक होगी बात जी? ओके जी। अब इसको टोटल करें, क्या बनता है भाई? 2400 बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है हमारी, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, ये जानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में कितनी है भाई? 1800। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर भी है और रेंट फॉर द ईयर भी है।
क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो वही रेंट जाएगा जो इस साल से रिलेटेड है, जो इस साल से रिलेटेड है। ये बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली वो चीज़ कैलकुलेट कर रही है जो कि इस साल से रिलेटेड है। आप एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करके भी देख लें कि यहाँ से लेकर 1 अप्रैल से यहाँ तक का रेंट इसी साल के अंदर आता है, वो कितना है 1200, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका रेंट कितना बनेगा 600, और टोटल कितना हो गया फॉर द ईयर 1800। यही एक्सपेंस में जाना चाहिए, यही जा रहा है। ठीक होगी बात। तो हमारा जो एक्सपेंस का अकाउंट है उसकी बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली वही कैलकुलेट होगी जो कि हमारी सीधी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में रहेगी। क्लियर हो गई बात भाई? इंशाल्लाह कल इसी क्वेश्चन को लेकर आगे चलेंगे। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये जो मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसी से आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।